हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। उसके पहले आप लोग देख रहे होंगे वेलकम टू मेंस वाला। आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के पश्चात आप इस प्रकार की जो है आप लोगों को मेंस वाला की एप्लीकेशन मिलेगी। मेंस वाला की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और आप लोगों को जो है कोर्सेज नजर आएंगे। ये कोर्सेज आप लोगों को नजर आने लग जाएंगे, तो कोर्सेज को आप लोगों को परचेज करना है। हमारा एक और आप लोगों का बैच आ चुका है, मतलब कुल मिलाकर के आपकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। वो टेस्ट सीरीज केवल 299 में आ चुकी है। कितने रुपए में आ चुकी है? मात्र 299 में। तो मात्र 299 में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आ गए हैं। तो आपको ज्वाइन करना है। बिल्कुल शानदार टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार बनाई है। यहाँ इवन की आप लोगों को जो सिलेक्ट व्यक्ति है उन लोगों ने भी आप लोगों को जो है क्या किया है, सराहा है। बिल्कुल मेंस वाला की टेस्ट सीरीज को सराहा है कि बहुत शानदार बनाई है, बहुत मेहनत करने के बाद बनाई है। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के टेस्ट सीरीज को बिल्कुल गढ़ा गया। अलग अलग टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग आप लोगों को जो है बताया गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग याद रखना, टोटल टेस्टों की संख्या 60 है। और ये हमने केवल और केवल आप लोगों की लिए केवल सहयोग राशि रखी है बस। अगर किसी को टारगेट प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना है, केवल टारगेट का प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना है, तो वो लोग भी प्रीलिम्स का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 289 में, मात्र 289 में ज्वाइन कर सकते हैं। और 21 रुपए में हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स ओनली। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और बाकी ये वाली जो है आप लोगों की 299 के साथ में हमारी चल रही है। क्या? तो याद रखिएगा आप लोग, ये है आप लोगों की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बिल्कुल, ये टेस्ट सीरीज बहुत शानदार आप लोगों के लिए होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है, केवल एप्लीकेशन पर मिलेगी, दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। दोस्तों जल्दी से आ जाइए फटाफट ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें यार। चलिए, आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री। फिजिक्स में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं। केवल देखो, केमिस्ट्री में भी हम लोग विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे, केवल शाखाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मौलिक सिद्धांतों को भी एक्चुअल में हटा चुका है ना, याद रखिएगा। इसलिए पीछे वाली जो मैंने आप लोगों को बताया है कल की लिस्ट को याद करना है, बस लिस्टों को ज्यादा पढ़ना है। जितना ज्यादा आप लोग लिस्टों को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये वाली पार्ट। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले वाला टॉपिक आपका पदार्थ आता है। तो आपको पता ही है पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ को पढ़ना है हमें, मैटर को पढ़ना है। बिल्कुल मैटर को, कभी कभार इसका नाम द्रव्य आ जाता है, इसीलिए आप लोग इंग्लिश में इसका नाम याद रखना है मैटर। क्या होता है? बिल्कुल मैटर नाम याद रखना है, मैटर याद रखना है। मैटर आपका पदार्थ जो है पूर्ववत अवस्थाओं में आपने पढ़ा होगा। तो मूल रूप से इसके जो है, मूल रूप से पदार्थ कितने प्रकार का पाया जाता है? तो मूल रूप से याद रखना आप लोग 3 प्रकार का आता है। कौन सा होता है? ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब जो है लिक्विड, और द्रव के अलावा जो है आप लोगों का क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस। तो बिल्कुल ये तीनों जो है मौलिक रूप से याद रखना आप लोग, मौलिक रूप से। तो मूल रूप से आपका जो है, मूल रूप से जो है पदार्थ कितने प्रकार का पाया जाता है? बिल्कुल मूल रूप से पदार्थ 3 रूप प्रकार का पाया जाता है। बाकी आप लोगों का जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आप लोगों को जो है 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग एक एक करके जो है बोस जो है आप लोगों का ठोस द्रव गैसों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग इसको ठोस को, द्रव को और गैस को, ठोस को, द्रव को और गैस को मैं पढ़ना स्टार्ट करा दूं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठोस की, मतलब सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड की बात करेंगे। द्रव की मतलब लिक्विड की बात करेंगे। द्रव मतलब आप लोगों का लिक्विड आ जाता है, लिक्विड आ जाएगा। और उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा? गैस। बिल्कुल गैस आ जाएगा, बिल्कुल गैस आ जाएगा। तो इन तीनों ही चीजों को हमें पढ़ना है, विथ डायग्राम पढ़ना है। विथ डायग्राम अगर आप पढ़ोगे तो बहुत शानदार लगेगा। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों के सामने एक फ्लास्क ले लिया है, उसके अंदर मान लीजिए मुझे ठोस के अणुओं को भरना है। तो आपके ठोस के अणु जो है इस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब बिना किसी गैप के, बिना किसी गैप के बिल्कुल आप लोगों के क्या भरे जाते हैं? बिल्कुल ठोस के अणु भरे जाते हैं। मतलब ठोस के अणु जो रहते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों का अंतर आणविक स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। याद रखना आप लोग, अंतर आणविक स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो देखिए जरा यहाँ पर कंडीशन लिख लिए कि जिसकी स्थान जो है आकृति और आकार, जिसकी आकृति मतलब शेप प्लस आकार बिल्कुल निश्चित होता है। याद रखिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाए तो बढ़िया रहेगा।
मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग आकार, आकृति वगैरह, ठीक है। तो जिसका हम लोग बोलेंगे सर आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आकार आकृति के अलावा बात करें अगर हम, तो आकार की बात कर ले अगर हम लोग, आकृति की बात कर ले, इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, तो आकार, आकृति और उसके अलावा अंतर आणविक स्थान, क्या अंतर आणविक, आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान की अगर बात करेंगे और इसके अलावा अंतर आणविक बल की बात करेंगे, अंतर आणविक बल की बात करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें आप लोगों की पूछी जाती है। देखिए इसका आकार क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, बिल्कुल डिफाइन होता है, निश्चित होता है, बिल्कुल आकार होता है इसका, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। आकृति क्या हो जाती है, बिल्कुल निश्चित हो जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, आकृति भी निश्चित हो जाती है। क्या अंतर आणविक स्थान आप लोगों को मौजूद आ जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है, क्या होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है, याद रखिएगा बहुत कम होता है। लेकिन अंतर आणविक जो बल होता है, फोर्स होता है, मतलब अगर हम लोग ठोस से मारेंगे किसी भी व्यक्ति को तो उसको बहुत ज्यादा लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अगर होगा तो इसी का होता है, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या जाता है, अंतर आणविक स्थान वगैरह, ठीक है। चलिए समझ में आया क्या, बोली जल्दी से फटाफट, क्या समझ में आ गया आप लोगों को, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को। ठोस, ठोस के बाद में अगर मैं बात करूंगा द्रव की, तो चलिए द्रव की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने लोकेशन के वाइज जो है, तो देखिए द्रव का भी मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसी प्रकार का मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन द्रव जो रहता है थोड़ा हल्का, उसका हल्का सा क्या होता है, दूर दूर पाया जाता है, याद रखिएगा थोड़ा हल्का सा दूर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है सर, थोड़ा दूर पाया जाता है ना। बीच में वहां पर स्थान था लेकिन यहाँ पर जो है स्थान बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमने अगर मान लीजिए यहाँ पर बना लिया है, तो इसमें आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, आकृति कैसी होगी आपकी, आकृति कैसी होगी, मतलब आकार, आकृति, उसके अलावा अंतर आणविक, अंतर आणविक, आणविक स्थान की बात करेंगे हम लोग तो कितना होगा अंतर आणविक स्थान, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसमें अंतर आणविक बल, आणविक बल की बात करेंगे, तो किस प्रकार से याद रखना, तो आकार इसका क्या निश्चित होता है, क्या बताइए जल्दी से, क्या ठोस का आकार निश्चित होता है, सॉरी क्या द्रव का आकार निश्चित होता है, क्या द्रव का आकार निश्चित होता है, नहीं सर, आकार जो है यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक बार का निश्चित, लेकिन आकृति जो है याद रखिएगा आप लोग, आकृति जो है यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल निश्चित नहीं होती है, यहाँ पर अनिश्चित होती है। अंतर आणविक स्थान होता है कि नहीं, ठोस से ज्यादा होता है, क्या याद रखना, ठोस से ज्यादा होता है, क्या होता है, ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन अंतर आणविक बल की बात करेंगे तो ठोस से कम होगा, क्या होगा, ठोस से कम होगा, याद रखना ठोस से कम होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को ये बातें ध्यान रखना है। तो आकृति, आयतन, एक काम करो ना, यहाँ पर आकार और आकृति को छोड़ करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा और आयतन कर लेते हैं, काम करें आयतन, है ना, तो आयतन ठीक रहेगा, यहाँ पर आयतन ठीक रहेगा, अगर आयतन ठीक कर लेंगे ना तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आकार और आयतन कर लो इनको, ठीक है, आकार और आयतन कर लो, आयतन, ठीक है, आयतन, यहाँ पर भी आयतन कर लो, तो आकार और आयतन दोनों ठोस में निश्चित होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं, ठीक है। अगर आकार की बात करेंगे यहाँ पर आयतन, तो आयतन बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का चेंज करना पड़ेगा, तो आकार आप लोगों का अनिश्चित हो जाएगा, मतलब किसी भी आकार में हम लोग भर सकते हैं, तो आकार अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन आयतन जो रहता है वो निश्चित होता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने बोला एक जो है एक लीटर, तो 1 लीटर हम लोग उसमें द्रव में चाहे किसी भी फ्लास्क में भरो, आप ऐसे में भरो, ऐसे में भरो, कैसे में भरो, बिल्कुल उसमें जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं हम लोग, गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, अब जरा गैस के बारे में पढ़ ले, क्या आता है गैस के बारे में। तो चलिए गैस के बारे में अगर हम लोग देख ले तो वापस से जो है हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम बना करके, गैस का कैसा डायग्राम बनेगा। तो चलिए गैस का डायग्राम हमने बना दिया है। गैस के अणु जो रहते हैं बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, कहाँ होती है, बहुत ज्यादा दूर दूर स्थित होते हैं, याद रखिएगा। तो फिर वापस से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आखिर में क्या आ जाएगा। चलिए आकार की अगर बात करूंगा मैं, तो क्या ठोसों का जो है गैस का कोई आकार होता है, नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है सर, अनिश्चित होता है, बिल्कुल अनिश्चित आ जाएगा, ध्यान रखिएगा अनिश्चित आ जाएगा। चलिए आकार के बाद में क्या मैं आयतन के बारे में बात कर लूं, जी सर आयतन के बारे में बात कर लीजिए। आयतन भी कैसा होता है इसका, अनिश्चित होता है, याद रखिएगा अनिश्चित होता है, क्योंकि फटाक से इसको अगर हम लोग जो है ऊपर साइड वॉल लगा के नहीं रखेंगे, फटाक से उड़ जाएगा, डायरेक्टली उड़ जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा आयतन जो है इसका, आयतन जो है अनिश्चित होता है। चलिए बात करेंगे अंतर आणविक, अंतर आणविक स्थान की बात करेंगे अगर हम लोग,
अंतर आणविक स्थान की बात करेंगे तो अंतर आणविक स्थान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर आणविक स्थान यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल भैया सबसे ज्यादा होता है, ठीक है याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा लास्ट में आप लोग क्या जाएगा, अंतर अंतर आणविक आणविक बल। अगर मैं बात करूंगा अंतर आणविक बल की, तो अंतर आणविक बल जो आप लोगों का रहेगा, अंतर आणविक जो बल रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अंतर आणविक जो बल हो जाएगा आपका, ठीक है, अंतर आणविक जो बल हो जाएगा आपका, वो जो है हमें ध्यान रखना है, अंतर आणविक बल यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। तो इस प्रकार की आप लोगों को लिस्ट याद रखना है, पूरा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं आप लोगों के सामने अब पूरा का पूरा डायग्राम लेकर के आ जाता हूं, बताइए जरा कि क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, क्या समझ में आया आप लोगों को, अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा आप लोगों को। चलिए बताइए, मैं आप लोगों का जो है मैं भी चालू कर लेता हूं आप लोगों का जो है, सभी लोगों की कमेंट्स अभी मोबाइल में नहीं देख पाऊंगा मैं, तो आप लोगों की जो है मैं लैपटॉप में देख पाऊंगा आपका, तो उसमें बताना है जल्दी से आपको फटाफट, क्या क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताते जाइए फटाक से। अमित गुड इवनिंग भाई, सुनैना गुड इवनिंग, देवी जी बिल्कुल, अंजुम जी बिल्कुल क्लियर है, आज फर्स्ट डे है मेरे हिसाब से अंजुम खान जी का, क्या कोई भी डाउट नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है प्रियंका दुबे जी, बिल्कुल क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए क्या क्लियर है सब लोगों को, अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ठोस द्रव और गैस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, किसी को अंतर आणविक स्थान, अगर आप लोगों को अगर ऐसा लगता है सर अंतर आणविक स्थान क्या होता है, अंतर आणविक बल क्या होता है, तो अगर वो भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अंतर आणविक स्थान क्या होता है, अंतर आणविक स्थान वो होता है, देखिए जरा, ये मान लीजिए ठोस है आप लोगों का, ठीक है, ये ठोस है, तो ठोस में क्या होता है ना, अंतर आणविक स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लीजिए सपोज करिए आप लोगों ने क्या कर लिया, एक आप लोगों का चीनी का क्या है डब्बा है, तो चीनी के डब्बे में आपने फुल भर दिया कोई भी चीजें, तो वहां पर अगर फुल भर दोगे ना, तो वहां पर आप लोगों का स्थान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अंतर आणविक का मतलब होता है जो कण होते हैं ना, जो कण होते हैं, कणों में बीच में स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन द्रव में थोड़ा होता है, लेकिन गैस में बहुत बड़ा होता है। गैस तो ये चाहती है कि फटाक से मेरा वॉल्व को निकाल दिया जाए, फट से भग जाऊंगी इधर उधर, फटाक से भग जाऊंगी, है ना, तो हमेशा जो गैस रहती है वो स्वतंत्र रहना स्टार्ट करती है। हाँ बिल्कुल, जो बीच बीच में जो जगह होती है ना, उसको बोला जाता है। हाँ, आणविक स्थान का मतलब होता है, देखिए जरा यहाँ पर ठोस देख रहे हो आप लोग, बीच में बिल्कुल भी स्थान नहीं है, यहाँ पर स्थान बनाया, यहाँ पर स्थान बनाया है, बहुत ज्यादा बनाया है, तो वो होता है अणुओं के बीच का स्थान। अणुओं के बीच का स्थान होता है, बिल्कुल अणुओं के बीच का स्थान होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग करते जाना है। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, अब आप बोलोगे सर लास्ट वाली दो चीजें और बता दीजिए ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया क्लियर कर देते हैं इन दोनों चीजों को भी, इन दोनों चीजों को भी क्लियर होते हैं। चौथी वाली अवस्था आप लोगों की प्लाज्मा होती है, पांचवी वाली अवस्था आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। क्या होती है, बिल्कुल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। चलिए बढ़िया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, प्लाज्मा की अगर बात कर लूं, तो ये देखो याद रखना फोर्थ अवस्था है, चौथी अवस्था है। और प्लाज्मा को आप लोग क्रिएट कैसे कर सकते हो, जब वहां पर आप लोगों का, देखिए प्लाज्मा एक चमकीला पदार्थ होता है, पहले बता दूं आप लोगों को, चमकीला पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, बिल्कुल चमकीला पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है। और चमकीले पदार्थ के अलावा आपको मैं एक बात और जानकारी में दे दूं कि जैसे आप लोगों के सामने चमकीले पदार्थ में कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब,
फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में आप लोगों का क्या है, बिल्कुल चमकीला पदार्थ है। आप लोगों की ट्यूबलाइट चल रही है, देखिए जरा मेरे ऊपर जो लाइटें आ रही है, जितनी भी यहाँ पर लाइट्स लगाई गई है, ये भी क्या होती है, इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, मतलब चमकीला पदार्थ पाया जाता है जो उसको चमकाने में मदद करता है। ठीक, क्या करता है, चमकाने में मदद करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नियोन, नियोन गैस आप लोगों की क्या है, बिल्कुल नियोन गैस, नियोन बल्ब, एक काम करो गैस को हटा दो, बल्ब लगा दो, है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो जाता है, नियोन बल्ब हो जाता है। तो ये सब इसके एग्जांपल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, बिल्कुल इसके एग्जांपल आ जाते हैं। तो इनके अंदर क्या भरा जाता है, तो हमेशा फ्लोरोसेंट ट्यूब भरा जाता है, नियोन बल्ब, नियोन गैस भरी जाती है, ताकि ये बहुत ज्यादा चमक जाता है। आप बोलोगे सर प्लाज्मा को मैं क्रिएट कैसे कर सकता हूं, मतलब इसको उत्पन्न किस प्रकार से कर सकते हैं हम, सर उत्पन्न किस प्रकार से करते थे, तो याद रखिएगा यहां पर बिल्कुल आप लोग क्या कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए। और वहां पर अगर आप लोग क्या रख दोगे, अगर प्लाज्मा को रख दोगे तो क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल चमकना स्टार्ट कर देगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल चमकना। अब देखिए एक्चुअल में क्या है ना, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा कि इस वाले को वीडियो के द्वारा समझाना पड़ता है, वीडियो के द्वारा समझाना पड़ता है कि हम लोगों को कोई ना कोई, तो अब इतना खर्चा हमें करना पड़ेगा केवल और केवल आग, केवल और केवल चमकीले पदार्थ बताने के लिए, तो वो ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, कभी भी वो ठीक नहीं रहता है। यहाँ पर बल्ब भी नहीं, एक्चुअल में बल्ब वल्ब वगैरह होता तो मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा पाता एक्चुअल में। अब होता क्या है ना कि आपका जो नॉर्मल बल्ब होता है ना, नॉर्मल, मान लीजिए सपोज करिए कि ये वाला बल्ब है आपके सामने, क्या है, बल्ब है। तो देखिए जरा नॉर्मल आप लोग बल्ब लेके आओगे और ये वाला बल्ब जब लेके आओगे तो देखो जरा ये चमक रहा है कि नहीं, बिना लाइट के, कोई लाइट नहीं है इसमें, लेकिन देखो जरा ये ऑटोमेटिकली क्या है, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब ये गैस भरी हुई है एक्चुअल में, तो क्या हो गया, याद रखना आप लोग यहाँ पर कि ये क्या है, एकदम से चमकता है, ये चमकता है। आपने कभी देखा नहीं कि यार ऐसा क्या हो गया कि वो वाला बल्ब जो है आप लोग 8 रुपए या 10 रुपए में लेके आते थे बचपन में, वो फटाक से जल्दी से फटाक से जो है खराब हो जाता था, लेकिन ये खराब नहीं हो रहा है। हमने इसको हिला दिया, डुला दिया, कितना भी इधर उधर कर दिया, और जबकि उस वाले में तो फटाक से वो झड़ी जाती है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, फ्लोरोसेंट। इसको एक काम कर दीजिए आप लोग, गिरा दीजिए, है ना, ये एक्चुअल में मेरी संपत्ति नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग गिरा करके बता देता यहाँ से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है इसमें, तो गिरा के भी दिखा देता अगर मान लीजिए, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस वाले बल्ब को अगर गिरा देते तो वो लपड़े पड़ जाते कि यहाँ पर आकर के जो है क्या हो जाता, मुझे बहुत ज्यादा जो है चोट लग सकती थी, चोट लग सकती थी। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, नियोन बल्ब होता है, बल्ब होता है एक्चुअल में। ठीक है, इसमें आर्गन गैस भरी हुई है, समझ गए आप लोग, ये बताइए। चलिए बढ़िया है, क्या बताइए जल्दी से। तो आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग जो है प्लाज्मा वाली कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पर अंधेरा कर दिया जाए और अगर आपके पास में प्लाज्मा है तो ऑटोमेटिकली चमकेगा, क्या होगा, चमकेगा, ऑटोमेटिकली चमकेगा। अब मेरे पास में एक्चुअल में क्या है ना, फोटो अभी है नहीं फिलहाल में, अगर फोटो होता तो मैं आप लोगों को दिखा देता। एक काम करो, आप लोग सभी गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाने के बाद में जो है आप लोग देख सकते हो कि वहां पर आ जाएगा, वहां पर आप लोगों का प्लाज्मा आ जाएगा। तो प्लाज्मा का फोटो कभी भी बिना चमकीला नहीं दिखाई देंगे आपको, चमकीला दिखाई देगा। ऐसे करके गुब्बारा रहेगा एक, है ना, एक गुब्बारा रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, और उसमें से एकदम से जो है आप लोगों की लाइट्स टाइप निकलेगी, एक लाइट्स टाइप निकलेगी, लेकिन अंधेरा वाला विजन होगा। कैसा होगा, अंधेरा वाला विजन होगा, जितना भी अंधेरा होगा वहां पर पूरा का पूरा आ जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा आता है। चलिए प्लाज्मा के बाद में आ जाओ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए याद रखना, हमारे भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है ये, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, इनके दोनों के नाम पर रखा गया है। इसका नाम क्या है, याद रखिएगा आप लोग, बोस, ये रहा बोस, ये रहा आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम है। तो फुल नाम आप लोगों को पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग फुल नेम। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, अगर किसी पदार्थ में ऊर्जा है अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में, मान लीजिए मैंने बोला ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का 1,00,000वां हिस्सा निकाल लीजिए, 1,00,000वां हिस्सा निकाल लीजिए, और उस 1,00,000वें हिस्से में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, कि जितना कि आपका एक पूरा पदार्थ होता है उसमें नहीं होगी, उसके 1,00,000वें हिस्से में इतनी प्रॉब्लम, वो जो ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। तो इतना ज्यादा ऊर्जा वाला पदार्थ होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का 1,00,000वें हिस्से के बराबर यदि किसी पदार्थ में ऊर्जा आ जाती है तो उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए इसकी औपचारिक परिभाषा ये नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से आप लोगों के सामने जो डेटा आया है वो डायरेक्टली ये आया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। समझे कि नहीं समझे, बोलो, समझ गए क्या?
पहली बात आप लोगों को मैंने बता दिया, आपको जो है पूरा वाला ये वाला जो है आपको पदार्थ वाला हिस्सा बता दिया मैंने पूरा कंप्लीटली। देखिए इसमें समांगी मिश्रण, विषांगी विषमांगी मिश्रण वगैरह भी आते हैं, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ का भी अगर आप लोग छोड़ सकते हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इतना भी। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है आप लोगों का परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या आ जाएगा? परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना के ऊपर हम लोग कुछ सिद्धांत वगैरह है तो उनको पढ़ लेते हैं। कितने सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग? केवल 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। उन 3 सिद्धांतों में हम लोग क्या कर देंगे? परमाणु सिद्धांतों को कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो है यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल भी आने का संभावना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों का क्या दिया था तो याद रखना आप लोग। सबसे पहले अगर परमाणु मॉडल आया था आप लोगों का तो कौन सा आया था? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, एक एक करके परमाणु मॉडल हमें पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करना है? परमाणु मॉडल्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा? रदरफोर्ड का परमाणु वाला मॉडल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का। तो चलिए कौन बताएगा मुझे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? मैं डायरेक्टली आप लोगों को ओरली बताता जाऊंगा, सीधा सीधा आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा मैं डायरेक्टली बताता जाऊंगा, आप लोगों को जो है उसको कंप्लीट करते जाना है। क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ भी जाए, हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोगों का आए भी नहीं, कोई भरोसा नहीं एक्चुअल में। क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पर परमाणु सिद्धांत नहीं, आप लोग क्या दिए? केवल शाखाएं दिए केवल, तो शाखाओं को केवल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नॉर्मली अगर कभी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो। बोलिए, किसी को पता है क्या रदरफोर्ड का परमाणु क्या होता है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? एक काम करते हैं, इसके पहले वाला भी पढ़ लेते हैं ना, इसके पहले वाला। चलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो हमें पढ़ना ही है, एक और बता देते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो हो ही गया है ना। इसके पहले अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसके पहले एक और परमाणु मॉडल पढ़ लीजिए, थॉमसन का या थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु। उसके बाद में हम पढ़ लेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। कोई बता पाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट, थॉमसन का क्या था परमाणु मॉडल, क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्या था बोर का परमाणु मॉडल? तो कोई बता पाएगा? एनी वन, कोई भी बताना चाह रहा है कि क्या है सर थॉमसन का परमाणु मॉडल? कौन बता पाएगा मुझे कि सर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? कौन बता पाएगा मुझे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? एनी वन, कोई भी सर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ फटाक से, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। नहीं पता है क्या? बोलिए जल्दी से। नहीं पता है आप लोगों का? थॉमसन का या टॉमसन का है ना, याद रखना, थॉमसन या टॉमसन, टॉमसन का परमाणु मॉडल, का परमाणु परमाणु मॉडल। नहीं पता है क्या? कमेंट कर दो जल्दी से, है ना। आज हम लोगों की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी क्योंकि याद नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं। चलिए देखो जरा, इनने परमाणु मॉडल, आप लोगों ने कभी तरबूज देखा है? आपने कभी तरबूज देखा है? तरबूज याद आ गया होगा तरबूज से, फटाक से, फटाक से याद आ गया होगा आप लोगों को तरबूज से। जी हाँ सर, अब तो याद आ गया हमें, तरबूज से याद आ गया, बिल्कुल तरबूज से याद आ चुका है। ठीक है, ये तरबूज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है तरबूज। ठीक है, इनने एक्चुअल में जो परमाणु मॉडल दिया है, इनने बोला है कि एक परमाणु है मेरे पास में, बिल्कुल सर परमाणु हमने मान लिया। तो इनने बोला जो परमाणु होता है ना, कि हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है, कि जो परमाणु होता है ना, एक काम करते हैं ना, परमाणु को हम लोग एक काम करते हैं, लाल बनाते हैं, बिल्कुल मजा आएगा आप लोगों को, लाल बनाते हैं। ठीक है, लाल बनाते हैं, लाल बनाते हैं, और तरबूज का कलर जो है इस प्रकार का होता है ना। ये तरबूज बना लिया हमने, ये तरबूज बना लिया। ठीक है, ये तरबूज हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना तरबूज। ये ऊपर का तो छाल बना लिया हमने, क्या बना लिया? ऊपर का छाल, ये ऊपर का छाल हो गया। ठीक है, ऊपर का छाल हो गया, ये ऊपर का छाल हो गया। और इसमें हम लोग भर देते हैं क्या? लाल, बिल्कुल लाल जो है इसमें भर देते हैं क्या? बिल्कुल लाल रंग को भर लेते हैं, बिल्कुल लाल लाल रंग को हम लोग भर देते हैं इसमें, लाल रंग को भर दिया। ये तो हम लोग बना रहे हैं तरबूज, क्या बना रहे हैं? तरबूज। तो आप बोलोगे सर ये लाल नहीं है, ये तो पिंक है, कोई बात ही नहीं,
अपने पास में भी क्या है ना, लाल वाला कलर नहीं है ना ज्यादा। ठीक है, ये आप लोगों का परमाणु है। इनने बोला परमाणु है, इनका बोलना ये था, इनका ये बोलना था कि जो परमाणु होता है ना वो एक गोला होता है। क्या बोला इनने कि एक परमाणु जो है वो गोला होता है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हरे कलर के होते हैं ना, कैसे होते हैं, काले होते हैं, सॉरी काले होते हैं, चलिए काले होते हैं। तो इसमें जो है ना बीज जो है ना इस प्रकार से धसे होते हैं, और उनको इसने क्या बोला, नाभिक। क्या बोला है कि नाभिक जो रहते हैं ना वो क्या होते हैं, धसे होते हैं। क्या बोला इनने, याद रखना क्या बोला है, क्या बोल रहे हैं, इनका कहना क्या है, तो इनका कहना यह है कि परमाणु परमाणु एक गोला होता है, एक गोला होता है, एक गोला होता है जिसमें जिसमें नाभिक नाभिक धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, धसे हुए होते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल ये। तो इनने जो मॉडल दिया था वो कौन सा दिया था, तो याद रखना इनके मॉडल का नाम था तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग पुडिंग मॉडल मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनने जो दिया था वो क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल है ना, तरबूज मॉडल। तरबूज, समझे कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या समझ गए आप लोग, जल्दी से बताइए। ये आप लोगों का जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल है। अब तो समझ में आ गया अमित। चलिए समझ गए, बढ़िया है। आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ। चलिए यहां पर ये भाई साहब ना तो नाभिक को डिफाइन कर पा रहे हैं, इनकी बात से एक चीज अच्छी आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। एक चीज पॉजिटिव आ जाती है, क्या आ जाती है, पॉजिटिव। एक चीज आ जाती है इसमें पॉजिटिव कि सर हमें पता चल गया है कि नाभिक जो आप लोगों का परमाणु जो रहता है वो एक गोला होता है, मतलब गोल आकार का होता है परमाणु आकार, है ना। यहां से इनके में केवल एक पॉजिटिविटी मिलती है कि गोला आकार का एक क्या होता है, तो एक गोला होता है, बिल्कुल। बाकी चीजें तो इनने सही नहीं बता पाए क्योंकि नाभिक वाभिक दशा वसा नहीं होता है। ठीक है, नाभिक वाभिक कोई दशा नहीं होता है, तो यहाँ पर इनने बता दिया। चलिए अगला वाला मॉडल आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। चलिए रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल को देखते हैं हम। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आखिर में क्या है, तो हेडिंग डालना आप लोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो ये हम लोगों को हेडिंग डालना है, आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को देखना है। तो रदरफोर्ड को ये तो पता था कि जो है आपका नाभिक, जो आपका जो परमाणु होता है वो एक गोला होता है। ठीक है साहब, बिल्कुल गोला होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने मान लिया सर गोला होता है, बिल्कुल हमने भी गोला बना लिया, हमने भी क्या कर लिया, बिल्कुल गोला बना लिया, बिल्कुल गोला बना लिया। ठीक है, हमने भी गोला बना लिया। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है हमें। ओके, अब इसने क्या है, इसके ऊपर रेज निकाली, इसने क्या करा, रेज को निकाला। क्या करा, रेज को निकाला। चलिए रेज को निकालते, अच्छी तरीके से रेज को निकालते हैं ना, थोड़ा सा पेन को जो है हल्का सा कमजोर करके जो है हम लोग रेज को निकाल रहे हैं। चलिए, तो रेज को निकाला इसने, तो ये रेज आ रही फटाक से, ये निकल गई ऊपर। फिर वापस से इसने रेज को भेजा, यहां से भी निकल गई, यहां से नीचे साइड से इसने रेज को निकाला, फटाक से निकल गई। वापस से इसने अल्फा प्रकीर्णन, मतलब कुल मिला के रेज को निकाल रहा है इसमें से। और अचानक ये क्या हुआ कि ये जब यहां से निकाल रहा था अगल बगल से, तो सारी रेज जो है वो बाहर निकलते हुए इधर उधर जाती जा रही थी, इधर उधर जाती जा रही थी, है ना। और अंत में जब इसने एक रे को, बिल्कुल एक रेज को जो है उसने बिल्कुल सीधा पहुंचा दिया। क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा पहुंचा दिया। क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा पहुंचा दिया। तो इस बार हुआ क्या, अरे यार इस बार क्या हो गया, बिल्कुल उसने क्या किया कि इधर साइड से जब सीधे तरीके से बीच में से गोले में से क्या निकाला उसने, रेज को निकाला, तो गोले में से तो वापस
जो है रेज वापस मुड़ करके आ गई। क्या गई? मुड़ के आ गई। मतलब रेज निकल रही थी अभी तक तो वापस जाकर के इधर उधर स्प्लिट हो रही थी, बिल्कुल इधर उधर जा रही थी, है ना। लेकिन इस बार क्या हो गया, फटाक से गोले से टकरा करके, किसी गोले से टकरा करके और वापस चली गई, वापस चली गई, वापस चली गई, बिल्कुल वापस चली गई। मतलब जहां से वो रेस को निकालना चाह रहा था वापस उसी के पास चली गई। तो उसने बोला अरे यार ये गोला जो है ना खोखला तो नहीं हो सकता, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ तो बीच में है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो याद रखना आप लोग कि रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक खोज दिया था, परमाणु का नाभिक खोज दिया था, नाभिक खोजा था, नाभिक खोजा था। ठीक है, याद रखना क्या किया था इसने, अल्फा किरणों की रेस की क्या करती थी, किरणों की बौछार कर दी थी, यहां पर बौछार करके जो है ये मॉडल जो है इसने अपनाया था। तो अल्फा किरणों की बौछार के माध्यम से स्क्रेट करवाई थी इसने, किरणों को स्क्रेट करवाया था, तो वो जा रही थी फटाफट, इधर से उधर भग रही थी, इधर से उधर भग रही थी, इधर से उधर भग रही थी। लेकिन बीच में जब उसके पास में परमाणु आ जाता है तो परमाणु के कारण क्या हो गया, यहाँ पर उसे ये पता चल गया कि नहीं यार हमारा परमाणु भले ही कैसा भी हो लेकिन बीच में क्या होता है, ठोस होता है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ चीजें तो होती है। तो वहां से इसने क्या खोज दिया था, नाभिक। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या मिल गई, बिल्कुल यहां पर जो है इसका नियम बिल्कुल खराब रहता है, बिल्कुल गलत रहता है। लेकिन पॉजिटिविटी में क्या हो गया कि हम लोग देखो थॉमसन के पास गए थे तो गोला मिल गया था, सही। इस बार जब हम लोग कहां पे पहुंच गए तो याद रखिएगा यहां पर इसके पास में नाभिक खोज गया, बिल्कुल है ना, नाभिक आ गया बिल्कुल। तो नाभिक भी आ गया, गोला भी आ गया, तो अगला वाला पार्ट किसका आ जाएगा, तो बिल्कुल अगला वाला पार्ट आप लोग क्या आ जाएगा, बोर का परमाणु मॉडल। चलिए बोर का परमाणु मॉडल आ जाते हैं। अभी तक इन दोनों में याद रखना आप लोग दोष ही दोष मिल रहे हैं, कोई अच्छी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, कोई अच्छी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। लेकिन लास्ट में हम लोग चले जाते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए जल्दी से डालना बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल को हम लोग देख लेते हैं आखिर में क्या है। देखिए बोर ने बहुत चतुरा इंसान था एक्चुअल में, बहुत चालू इंसान था, ये चालू चीज था एक्चुअल में। ये चालू चीज कैसी थी कि इसने जो है परमाणु मॉडल जितने भी आ पा रहे थे, जितने परमाणु मॉडल आ रहे थे उनको सबको वॉच कर रहा था, ये देख रहा था अच्छे से कि नहीं यार इसने क्या बताया, इसने क्या बताया। तो सबसे पहले तो इसने जो मॉडल दिया उसने ये बोला भैया देखो कि क्या क्या देखो कि मॉडल जो है आप लोगों का जो परमाणु होता है वो गोल होता है, बिल्कुल बोल दिया क्योंकि इसने कॉपी कर लिया, बिल्कुल कॉपी केट था। फिर इसने बोला नहीं यार बीच में नाभिक भी होता है, बिल्कुल नाभिक भी होता है। तो इसने क्या है ना हर बार पॉजिटिविटी में जाता जा रहा है कि क्या होता है, बिल्कुल परमाणु एक गोला होता है, बिल्कुल होता है, बीच में क्या होता है, बिल्कुल नाभिक होता है। अब इसने एक परमाणु मॉडल को और अच्छे से पढ़ा, एक मॉडल को और अच्छे से पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया, बिल्कुल इसने मैक्स प्लांक के जो है क्वांटम सिद्धांत को पढ़ लिया। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ लिया था, क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ लिया था, क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ लिया था। जब मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसने पढ़ लिया तो उसमें क्या दिया था इसने, 4 प्रकार की क्या दी थी इसने, अलग अलग प्लांक संख्याएं दी थी। देखो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और आप लोगों की जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसमें क्या दी थी, अलग अलग क्वांटम संख्याएं दी थी। कौन कौन सी, तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी थी, तो बिल्कुल द्विगंशी क्वांटम संख्या थी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, बिल्कुल इसको इसने क्या बोल दिया था, तो एन एल, याद रखिएगा। तीसरी दे दी थी इसने, कौन सी, तीसरे वाली दे दी थी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन सी, एम। और लास्ट में एक और दे दी थी इसने चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर संख्या। और ये दी थी याद रखना आप लोग कौन सी वाले में, एस। ठीक है, और इसने ये बोला था मैक्स के क्वांटम सिद्धांत में, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में, कि हमेशा किसी भी परमाणु के लिए अगर हम लोग क्या निकाल ले, 3 अगर संख्या समान निकाल ले तो चौथी हमेशा भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि एस का मान हमेशा क्या होता है, +1/2 और -1/2। अगर आपका वामावर्त दिशा आती है तो +1/2 हो जाता है, और मान लीजिए दक्षिणावर्त आ जाता है तो वहां पर आ जाता है -1/2। तो किसी भी मैक्स प्लांक ने किसी भी क्वांटम संख्या के लिए 3, किसी भी उसका मान क्या हो जाता है, 3 हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा 3 चीजें समान हो सकती है लेकिन चौथी वाली की समान नहीं हो सकती है। और इसी के आधार पर उसने पाउली के अपवर्जन नियम थे, अब्बाउ का नियम दिया था इन्हीं के आधार पर, और आप लोगों का जो है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम दिया था। तो याद रखिएगा मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के ऊपर पाउली का अपवर्जन नियम दिया गया था,
पाउली का अपवर्जन नियम दिया गया था। पाउली का अपवर्जन नियम दिया गया था। अब चूंकि देखिए आप लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इनमें सिद्धांतों में हम लोग ना तो अबाउ प्रिंसिपल को बता रहे, ना ही हुंड के उच्चतम बहुलता के नियम को बता रहे, ना ही आप लोगों के जो है हम लोग पाउली के अपवर्जन नियम को, केवल और केवल मेरा एक केवल आप लोगों को जो है समझाने का सिद्धांत था वो बस ये समझाया था। चलिए बोर के परमाणु मॉडल को वापस से हम लोग रीड आउट करते हैं, वापस समझ लेते हैं कि सर परमाणु मॉडल क्या है आखिर में इसका, बोर का परमाणु मॉडल। ध्यान रखिएगा उसने क्या बोला कि सर एक जो परमाणु होता है हमारा, उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और बाहर जो है याद रखना इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अनुमत कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और कक्षाओं को उसने क्या दे दिया, नाम के एल, एम और एन। और उसके अलावा अगर मान लीजिए और भी कक्षा आ जाती है तो उनके लिए नाम दे दिया क्या, के एल एम एन ओ। ठीक है, और इनके लिए मैजिक नंबर दे दिया उसने 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आपको इसको समझना है तो आ जाओ पीरियडिक टेबल पर, आ जाओ पीरियडिक टेबल पर। तो हम लोग पीरियडिक टेबल को और भी देख लेते हैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल में ही हमें आधा घंटा लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है जी। समझे कि नहीं, फटाफट जल्दी से बताते जाइए आप लोग, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो बोर के परमाणु मॉडल को समझने के लिए, बोर के क्यों, क्योंकि इसने क्या दिया था, कक्षा भी दी थी, कक्षा भी दी थी, कक्षक भी दी थी, कक्षक भी दिए थे, उसके अलावा कोष भी दिया था, कोष भी दिया था, और उपकोष भी दिया था। ये सारे शब्द किसने बताए थे, आपके बोर भाई साहब ने दिए थे, बोर के परमाणु मॉडल में दिए गए थे, बोर के परमाणु मॉडल में दिए गए थे। तो याद रखिएगा ये जितना भी नाभिक का सिस्टम है आपका, उनको सबको दिया था। ठीक है, यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसमें याद रखिएगा आपका नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, बिल्कुल प्रोटॉन भी होता है। तो ये सारा जो परमाणु मॉडल जो दिया गया था वो सारा ये था। अब एक्चुअल में हम लोग जो है पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं केवल और केवल आप लोगों को बस इंट्रो करवा रहा हूँ, बस इंट्रो करवाता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है समझ में आता जाए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आवर्त सारणी के पास। आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी। आजकल जो है शाम के टाइम समय पे बहुत कम लोग क्यों आते हैं, क्या बात है, शाम के टाइम पर इतने ज्यादा कम लोग क्यों आते हैं, क्या कारण है। चलिए आवर्त सारणी में आ जाओ फटाफट, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आ जाओ। आवर्त सारणी को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जाना पड़ेगा, हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 4 स्टेप्स पे से गुजरना पड़ेगा, 4 स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। चलिए पहली वाली स्टेप आप लोगों की कौन सी आ जाएगी, 1829 की, जी हाँ, डोबे राइनर का त्रिक नियम आएगा। क्या आएगा, डोबे राइनर का त्रिक नियम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेंडलीव की अगर हमें आवर्त सारणी को बनाना पड़ेगा तो हमें डोबे राइनर के त्रिक नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डोबे राइनर का त्रिक नियम, डोबे राइनर का त्रिक नियम। तो आखिर में आपका डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या था, समझते हैं हम लोग। डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है, तो उसने क्या है, त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 का नियम। क्या होता है, 3 नियम, मतलब किसी भी आप लोगों का जो है ना, एक मिनट जरा, समझ में आया कि नहीं, फटाफट ये बोल दो, फटाफट जल्दी से, तब तक ये बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज तो कर दो यार फटाक से। समझ गए ना, ठीक है। चलिए डोबे राइनर ने जो त्रिक नियम दिया था वो क्या दिया था, कि मान लीजिए मेरे पास में आपने कभी भी पीरियडिक टेबल को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बता दो जल्दी से। पहले तो पीरियडिक टेबल को अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को मजे आए होंगे, गाने गाते होंगे आप लोग खूब इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 आप लोगों ने सुना होगा, ह ली ना का, रिबन, सिसने, फारा, है ना, ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो है सीजियम और फ्रांसियम, ये आप लोगों का पहला आप लोगों का वर्ग है, फर्स्ट वर्ग है, याद रखिएगा फर्स्ट वर्ग है। फर्स्ट वर्ग में अगर आप लोग जाओगे तो इसमें मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32। मैंने मैजिक नंबर आप लोगों को बता चुका हूं।
इसका परमाणु क्रमांक आपका हाइड्रोजन का मान लीजिए 1 है तो 2, 1 में 2 जोड़ लीजिए आप लोग, लिथियम में कितना आ जाएगा 3, 3 में 8 जोड़ लीजिए आप लोग 11, 11 में 8 जोड़ लीजिए 19, 19 में 18 जोड़ लीजिए 37, 37 में 18 जोड़ लीजिए 55, 55 में 32 जोड़ लीजिए 87। तो ये इनके परमाणु क्रमांक है। क्या है इनके परमाणु क्रमांक? अब इसने क्या है, आप लोगों के डोबेराइनर ने परमाणु क्रमांक के ऊपर क्या दिया था, नियम दिया था। क्या दिया था? परमाणु क्रमांक। इसने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए मैं पहले और तीसरे, एक समूह के पहले और तीसरे व्यक्ति को अगर मैं उठा लूं तो बीच वाले जो आता है ना, बीच वाला व्यक्ति, उसका क्या होता है, योग करने के बाद में, आधा करने के बाद में बीच का परमाणु क्रमांक आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम प्लस पोटेशियम को विभाजित कर दिया 2 से, और यहां पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सोडियम आना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक आना चाहिए। देखते हैं जरा, लिथियम का कितना आता है, 3 आता है। पोटेशियम का कितना आता है, 19 आता है। भागित कर दो 2, कितने आ गए यहाँ पर, बिल्कुल 22, 22/2, मतलब 22/2 बराबर क्या आ जाता है, 11। और 11 किसका हो जाता है, बिल्कुल सोडियम का हो जाता है सर। बोलो जल्दी से हाँ या ना, क्या समझे कि नहीं समझे? तो डोबेराइनर का त्रिक नियम ये दिया था उसने, उस पगले ने जो नियम दिया था वो क्या दिया था कि आप अगर पहले वाले और तीसरे वाले को अगर हम लोग छोड़ दे, पहले वाले को और तीसरे वाले को अगर हम लोग ले ले और बीच वाले को छोड़ दे तो उसका परमाणु क्रमांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक, अब इसका नियम जो है ना, कहां पर फेल हो गया, जस्ट थोड़ी देर बाद ही फेल हो गया। थोड़ी देर बाद बस हवा जैसे, मतलब जो पटाखा आता है ना घर में, वो पटाखे जैसा होता है कि थोड़ी देर में जलाया और वापस से खत्म हो गया। आप कहाँ है, कुछ भी नहीं है, पापा पूछ रहे कहाँ है बेटा, तो वो सारा खत्म हो जाता है। तो सेम ऐसे कैसे, देखिए जरा इसने क्या किया, अगले वाले ने बोला कि हम लोग जब सोडियम को और एक छोड़ दो, पोटेशियम के बाद में रूबिडियम को ले लो, आरबी को ले लो, रूबिडियम को ले लो, और इसको 2 भाग से ले ले, तो हमारे बीच में क्या आना चाहिए, बिल्कुल पोटेशियम का क्या आना चाहिए, परमाणु क्रमांक। देखिए 11 किसका होता है परमाणु क्रमांक, बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाता है, सोडियम का हो जाता है। और रूबिडियम का कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 37 हो जाता है, बिल्कुल 37 आ जाता है, और बटे में 2, और यहां पर आना चाहिए पोटेशियम का नंबर। चलिए 11 और 37 आप लोगों को कितना हो जाता है, तो 11 और 37 आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर 48, और 48/2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या जाना चाहिए, 24, और 24 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम का आप लोगों का क्या होता है, तो पोटेशियम का तो आप लोगों का 19 होता है, 19 होता है। मतलब आप लोगों का जो नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम, वो सारा फेल हो जाता है। डोबेराइनर ने ये त्रिक नियम दिया था कि अगर हम किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे सदस्य को अगर उठा ले और बीच के दूसरे वाले व्यक्ति को बीच को अगर बीच वाले को छोड़ दे, तो इसका और इसका दोनों का जोड़ जो है उसका परमाणु क्रमांक किसका आ जाना चाहिए, बिल्कुल इसका आ जाना चाहिए, दूसरे वाले का। और बिल्कुल सेम यहां पर ऐसा का ऐसे हुआ था। क्या हुआ था, जब लिथियम और पोटेशियम का हमने क्या कर लिया था, जोड़ कर लिया था दोनों का और 2 से भाग दिया था, तो बराबर 11 आ गया था, और 11 बिल्कुल किसका आ गया था, सोडियम का आ गया था। तो इस प्रकार आप लोगों का डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया था, डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बोलो जल्दी से क्या समझ में आ गया है? पहला वाला नियम समझ में आ गया। डोबेराइनर ने कब दिया था, 1829 में त्रिक नियम दिया था, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। 1856 में बाद में न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। क्या दिया, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, अष्टक का नियम दिया। और अष्टक का नियम क्या दिया, याद रखना आप लोग, इसने जो है संगीत के 7 स्वरों के आधार पर दिया था, संगीत के 7 स्वरों के आधार पर दिया था, संगीत के 7 स्वरों के आधार पर दिया था। क्या दिया था, संगीत के स्वरों के 7 स्वरों के आधार पर दिया था। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सर न्यूलैंड का जो है अष्टक नियम है वो किस आधार पर था, तो याद रखिएगा न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो संगीत के 7 स्वरों के आधार के ऊपर था। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो जरा हम लोग इसके ऊपर चले जाते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम के पास चले जाते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो क्या है, देखिए वो क्या बोलता है कि पहले वाला जो वर्ड है सा रे गा मा पा धा नी सा, देखिए पहला वाला वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5वां वर्ड, 6 वर्ड, 7वां वर्ड और 8वां वर्ड। देखो यहां पर भी आपका पहला वाला और 8वां वाला दोनों क्या मिल रहे हैं, उसके पास में सासा मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, बिल्कुल सासा मिल रहा है। अब उसने क्या कर दी कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक से लेकर के आप लोगों के कितने लिए उसने, तो 1 से लेकर के 8 जो है तत्वों को लिया और उनके सबके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उसने क्या कर ली, प्रॉपर्टीज को निकाल ली। तो देखिए जरा आप लोग जाओगे तो पहला जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। दूसरा जो होता है वो हीलियम का होता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। फिर तीसरा जो होता है आपका किसका होता है, लिथियम का होता है। चौथा जो है बेरिलियम का होता है। 5वां बोरोन का होता है। 6 कार्बन का होता है। 7 नाइट्रोजन का होता है। 8 जो आप लोगों का किसका होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन का होता है। आप समझिएगा आप लोग क्या होता है, देखिए पहला वाला जो रहता है हाइड्रोजन जो रहता है वो क्या होता है, गैस होती है।
हाइड्रोजन गैस होती है कि नहीं? हाँ सर हाइड्रोजन गैस होती है। और देखो जरा 8वां वाला जो आप लोगों का तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन वाली गैस होती है? जी हाँ सर ऑक्सीजन वाली भी गैस होती है। तो देखिए जरा उसने संगीत के साथ स्वरों के आधार पर क्या दे दिया था? बिल्कुल प्रॉपर्टी को मिला दी थी। लेकिन अगली बार ये भाई साहब भी फेल हो जाएंगे। देखो जरा आगे आगे आने वाले 7 को और पढ़ लें तो एक आप लोगों का क्या हो गया? फ्लोरीन आ गया, फिर नियोन आ गया, फिर नियोन के बाद में आप लोगों का जो है आप लोगों का क्या आ गया था यहाँ पर? हाइड्रोजन, लिथियम जो है यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का नियम। ठीक है, मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम के बाद में आप लोगों को कितना हो गया? 1 2 है ना। सॉरी इसने क्या है ना, नियोन इधर भी ले लिया, नियोन उधर भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ गया, फिर आप लोगों का जो सिलिकॉन आ गया, फिर फास्फोरस आ गया, फिर आप लोगों का जो है सल्फर आ गया। तो देखो जरा आप लोगों की सल्फर जो है गैस नहीं होती है। सल्फर क्या नहीं होती है? बिल्कुल भी गैस नहीं होती है। तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? इसका नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। मतलब सारे गामा पादा नीसा के ऊपर क्या दिया था इसने? नियम दिया था। क्या दिया था? सारे गामा पादा नीसा के ऊपर नियम दिया था, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग दिया था। लेकिन भाई साहब का इनका नियम भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है सेकंड सिद्धांत में ही। सेकंड सिद्धांत में क्या हो जाता है? आपका फेल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका नियम भी इसी प्रकार से सारे गामा पादा निशा के अकॉर्डिंग फेल हो जाता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम में याद रखिएगा आप लोग, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम होता है, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। क्या दिया था? अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है संगीत के 7 स्वरों के ऊपर आधारित था। बोलो जल्दी से, क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूलैंड के टाइम पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कितने तत्व ज्ञात थे, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ज्ञात तत्वों की संख्या इसके टाइम पर 56 थी। कितनी थी? 56। चलिए बाद में आप लोगों का कौन आ गया? 1869 में कौन आ गया? मेंडलीफ भाई साहब आ गया। कौन आ गए? मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने क्या दी? आप लोगों को पता है आवर्त सारणी दे दी। आवर्त सारणी दे दी। लेकिन आवर्त सारणी ये भाई साहब ने क्या है ना बनाई तो सही, लेकिन बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन बाद में क्या है ना भाई साहब ये खुद ही गलती कर बैठे। क्या कर बैठे? बिल्कुल गलती कर बैठे। सुनिएगा जरा क्या है। देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी आप लोगों की, वो टोटल रूप से जो है, टोटल रूप से आप लोगों का एटॉमिक मास के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? बिल्कुल एटॉमिक मास के ऊपर थी। एटॉमिक मास के ऊपर थी। एटॉमिक मास का मतलब सर हिंदी में परमाणु द्रव्यमान के ऊपर दी गई थी। परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। और परमाणु द्रव्यमान इस पगले भाई साहब ने जो है गलती कर दी थी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी थी। और याद रखना मेंडलीफ के टाइम पर टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। तो देखो इसको आवर्त और आप लोगों से पूछा जाता है कितने आवर्तों में बांटा था और कितने समूह में बांटा था? कितने आवर्त में बांटा था? इसने जो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इसी भाई साहब ने बनाई थी। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कार्य किया। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कार्य किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आवर्त कितने होते हैं? बिल्कुल 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं इसके में? तो 7 नमा की 63। तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। याद रखिएगा 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। तो इसने 9 वर्ग और 7 आवर्त के रूप में आप लोगों की क्या दे दी थी? मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दे दी थी। क्या दे दी? पीरियोडिक टेबल दे दी थी। याद रखना किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। याद रखना सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आप लोगों का बनाने का काम किसने कर रहे हैं? तो याद रखिएगा आप लोग मेंडलीफ भाई साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मेंडलीफ भाई साहब कर रहे हैं। याद रखना परमाणु द्रव्यमान, इसने एक परिभाषा दी थी। क्या दी थी? परिभाषा याद रखना आप लोग। परिभाषा तत्वों के भौतिक और परमाणु तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों, ये लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये परिभाषा इन भाई साहब ने दी थी। मतलब इनकी परिभाषा से हमें ये समझ में आता है कि इनने जो दिया था वो क्या दिया था? एटॉमिक मास के ऊपर इनने क्या दिया था? पूरा नियम दिया था। लेकिन बाद में एक्चुअल में इनने बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी जो है आप लोगों की क्या बनाई थी? पीरियोडिक टेबल सबसे शानदार बनाई थी आज तक के समय में। लेकिन लफड़ा ये हो गया
कि भाई साहब ने इनने 7वें आवर्त को तो बिल्कुल खोल दिया था, जो 7वां आवर्त था उसको क्या कर दिया था इनने, बिल्कुल खोल दिया था सबके लिए कि कोई सा भी तत्व आएगा वो आता जाएगा। लेकिन इनने थोड़ा सा दिमाग ये नहीं लगा पाए कि बाद में जो तत्व आएंगे ना वो क्या आएंगे एक्चुअल में। इनने ये बोला कि आज 1 ग्राम का व्यक्ति आया तो कल 2 ग्राम का ही आएगा, 2 ग्राम का आएगा तो कल 3 का, फिर 4 का, फिर 1 किलो का, फिर 2 किलो का, फिर 5 किलो का, फिर 10 किलो का, फिर 15 किलो का, फिर 50 किलो का। तो आगे बढ़ते क्रम में रहेगा रहेगा हमेशा, याद रखना आवर्ती फलन में होगा। कैसे होगा, आवर्ती फलन में होगा, मतलब बढ़ते क्रम में ही होगा हमेशा। क्या होगा, कोई भी अगर तत्व आएगा, कोई भी सभी श्रेणी का आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल बढ़ते क्रम में रहेगा। लेकिन एक्चुअल में बाद में क्या हो गया कि कोबाल्ट और निकिल में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। जैसे कोबाल्ट और निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है, देखिए जरा, परमाणु द्रव्यमान, सॉरी कोबाल्ट और निकिल का आप लोगों को मैं बता दूं, कोबाल्ट और निकिल में प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअल में क्या आ गई थी बीच में, कोबाल्ट और निकिल में प्रॉब्लम आ गई थी। देखो जरा, ये है आप लोगों का कोबाल्ट और ये है आप लोगों का निकिल। ये आप लोगों का है कोबाल्ट और ये है आप लोगों का निकिल। कोबाल्ट का इसने क्या रख दिया, 27 नंबर रख दिया। क्या रख दिया, कोबाल्ट को इसने 27 नंबर पर रख दिया था सीओ को, और 28 में रख दिया था इसने क्या, निकिल को। क्या रख दिया था, निकिल को, है ना। तो बिल्कुल 7 और 27 और 28 में रख दिया था। लेकिन अगर इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक जो आता है, देखो जरा यहां पे समझाता हूं, यहां पर तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वहीं पे समझाता हूं कोबाल्ट और निकिल को। देखो कोबाल्ट और निकिल को इसने क्या कर दिया, रख दिया ना, राइट है, रख दिया, यहां से रख दिया। तो कोबाल्ट का याद रखना आप लोग, कोबाल्ट का इसने परमाणु क्रमांक जो रखा बाद में, ये तो किसने रखा था, याद रखना कोबाल्ट का, सीओ। सीओ कोबाल्ट को इसने 27 नंबर पर रख दिया और 28 पर क्या रख दिया, 28 पर रख दिया इसने किसको, निकेल को। ठीक है भैया, ये तो रख दिया। लेकिन ध्यान रखना कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट जो है उसका परमाणु क्रमांक जो, परमाणु जो मास होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना था, 58.7 था। कितना था, 58.7। और इसका याद रखना 58.9 था इसका, है ना, 9 था। और इस भाई साहब का क्या रह गया, 58.7। तो याद रखना हमें तो बढ़ते क्रम में रखना था। तो 27 के बाद जब 28 आता तो इसका कितना आना चाहिए था, भले 58.9 नहीं 58.10 आ जाता भले। लेकिन इसका क्या है, प्रॉब्लम आ गया। क्यों, क्योंकि इनका क्या है कि इनका परमाणु क्रमांक आपस में जो मैच नहीं हो पाया, तो इसकी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। और दूसरी चीज क्या हो गई कि इसका हाइड्रोजन का स्थान जो है ये निश्चित नहीं कर पाया है कि हाइड्रोजन को कहां रखना चाहिए। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया था। क्या नहीं कर पाया था, निश्चित नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया था। तो हाइड्रोजन का स्थान ये जब निश्चित नहीं कर पाया तो फिर इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया था। क्या हो गया था, बिल्कुल फेल हो गया था, याद रखिएगा। क्या हो गया था, बिल्कुल फेल हो गया था। फिर बाद में इन्हीं चीजों को रीड आउट करने वाला एक और व्यक्ति आया, बाद में इन्हीं चीजों को रीड आउट करने वाला एक और व्यक्ति आया। कब आया, 1913 में आया, 1913 में आया, 1913 में आया। नाम था मोजले। क्या नाम था, मोजले। तो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को हमें देखना है, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। अगर कोई आप लोगों को डाउट हो तो फटाफट बताते जाइए, नहीं तो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को देखते जाते हैं। जल्दी से बताइए कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को क्या देख ले। क्या मोजले ने 1913 में दिया था, मोजले ने 1930 में। तो आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ना है, आवर्त सारणी को पढ़ना है। बोलिए जल्दी से, आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ना है। ये बहुत गुरु आदमी था भाई। क्या था, गुरु आदमी था, बिल्कुल गुरु लगाया जाता ना, बिल्कुल वो गुरु आदमी था ये। इसने क्या है ना, डोबेरेरे का त्रिक नियम भी देखा, खुद ने रीड आउट किया। फिर उसके बाद में जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम भी देखा, उसको भी रीड आउट किया। बाद में ये व्यक्ति आया तो इसने क्या करा, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बना दी थी। देखिए एक बात बताइए, आपको ये बोल दिया जाए मकान बनाना है, बिल्कुल मकान बना हुआ है। आपको ये बोला कि सर पेंट करना है, बिल्कुल पेंट भी हो गया है। लेकिन आप ये बोलोगे भैया नाम लिख दो या आपके नाम करवाना है, अरे जल्दी से नाम क्या क्या रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहा ना, क्योंकि नाम तो आप लोग फटाक से करवा लोगे, क्योंकि सारा काम तो कौन करके चला गया था, सारा काम करके चला गया तो कौन, मेंडलीफ। इसने केवल लीपापोती कर दिया, लेकिन नाम आ गया आधुनिक आवर्त सारणी देने वाला व्यक्ति कौन, तो बिल्कुल मोजले भाई साहब। कौन, मोजले भाई साहब। मोजले भाई साहब कब दे रहा है, 1913 में दे रहा है। कब दे रहा है, 1913 में दे रहा है। ठीक है, चलिए इसकी आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं को देखते हैं। नंबर 1 विशेषता क्या आ जाएगी, याद रखना, इसके टाइम पर आवर्तों की संख्या इसने कितनी रखी थी, बिल्कुल 7 रखी थी, बिल्कुल 7 रखी थी। ठीक है, वर्ग की संख्या कितनी है, वर्तमान में याद रखना वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, ज्ञात तत्व वर्तमान में कितने हैं, ज्ञात तत्व, तो याद रखिएगा ज्ञात तत्व अब 118 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 118 हो चुके हैं। 117 पहले थे, अनसेप्टियम था, लेकिन बाद में एक और तत्व आप लोगों का आ चुका है। चलिए 118 तत्व हो चुके हैं। और इसके अलावा याद रखना इसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी है वो किस नियम पर आधारित दी थी, तो ये आईएम पे रखना आप लोगों को, परमाणु क्रमांक के ऊपर। किसके ऊपर, परमाणु क्रमांक के ऊपर।
परमाणु क्रमांक के ऊपर। अब देखिए जरा, मेंडलीफ ने जो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर, एक बात बताइए यार, मेरे पास में आज ये पेन है, ये क्या है, पेन है, और इस पेन में मान लीजिए वजन क्या है, मान लीजिए 100 ग्राम है, लेकिन कल से जा करके, या फिर एक बात बताइए, ये पेन में यूज करता था, आज तो मैं यूज करता था 10 ग्राम का, कल से आ गया 150 ग्राम का। लेकिन एक बात बताइए, एक और पेन आ जाएगा जो बहुत ज्यादा लाइट वेट आ जाएगा, मान लीजिए मैंने बोला ये वाला पेन में तोड़ करके बता देता हूं, ये वाला पेन आ गया, अब क्या करोगे? तो माना मैंने ये वाला पेन आया, तब आपने सोचा कि यार ये वाला पेन जो है वो कितने ग्राम का है, तो बिल्कुल ये वाला पेन मैंने बोला 10 ग्राम का है सर, ये वाला पेन कितना आ गया, 100 ग्राम। मैंने ये सोचा नहीं यार, अगला वाला जो पेन आएगा वो तो 200 ग्राम का आना चाहिए, नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में ये कितने का आ गया, बिल्कुल कितने का आ गया, 5 ग्राम का आ गया। मतलब पगले ने उसने क्या दे दिया था, बिल्कुल मास के ऊपर दे दिया था। इन भाई साहब ने क्या बोला, परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर दे दिया था। कैसा दे दिया था? एटॉमिक नंबर के ऊपर दे दिया था, नंबर, एटॉमिक नंबर के ऊपर दे दिया था। किसके ऊपर दे दिया था? एटॉमिक नंबर के ऊपर दे दिया था। और ये नंबर जो था, एक बात बताइए आप, ये पेन नंबर 1 दे दूं मैं इसको नाम, अगला जो पेन आएगा पेन नंबर 2 होगा, अगला जो आएगा वो 3 नंबर होगा, अगला जो 4 आएगा। एक बात बताइए, क्या टेंशन है? क्या टेंशन है? अगला तो भले कितने भी नंबर पे आएंगे। उनने क्या कर दिया, जो 7वां वाला आवर्त है उसको क्या कर दिया, इसने भी खोल दिया कि भैया आने दो, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आने दो, कोई सा भी तत्व आएगा, कोई सा भी समूह आएगा, बिल्कुल आने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत चतरा इंसान था, एक्चुअली बहुत चालू इंसान था इसने। तो इसने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल को दे दिया। अब देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में विशेषताएं, सारी चीजें कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो आखिर में इसकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, पढ़ने का तरीका किस प्रकार से होता है इसको। तो इसको पढ़ने का तरीका सोच लो। देखिए पहली बात तो इसमें कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। देख लीजिए जरा किस प्रकार के आवर्त है। तो मैं ब्लैक पेन को यूज कर रहा हूं। देखिए पहला आवर्त है आपका हाइड्रोजन, फिर हीलियम वाला, 1 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? बिल्कुल 7 आवर्त होते हैं। देखते जा रहे हो ना आप लोग, आवर्तों को कितने अच्छे से देख रहे हो आप लोग। पहला क्या हो गया, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, ये पहला है। तो कितने हो गए, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, तो ये हो गए 7। तो 7 आवर्त है। चलिए वापस से वर्गों के पास चलते हैं, वर्गों के पास चलते हैं। चलिए वर्गों के पास में चलते हैं। तो पहला वर्ग आप लोगों का कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। फिर वाला आप लोगों का बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी वाला, फिर बैंगन आलू गाजर इन थेला वाला, फिर कहे शिवजी सुनो पार्वती वाला, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास वाला। फिर आप लोगों का जो है कौन सा आ जाता है, तो ओ सचिन से टीपू वाला। फिर आ जाता है, फिर कल बाहर आई आइटा में आंटी वाला। फिर आ जाएगा हेडन ने अगर कर को 0 रन पे आउट किया वाला आ जाएगा। फिर सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर क्यों नहीं जिताया वर्ल्ड कप। तो इस प्रकार से आप लोगों के कितने आ जाते हैं, 18 समूह आ जाते हैं। देखिए 1 नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। इस प्रकार से इसने क्या दे दिया, अलग अलग तत्व दे दिए। और इनको क्या कर दिया, अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया। इस ब्लॉक को क्या बोला इसने, तो इस ब्लॉक को उसने बोल दिया कौन सा वाला, बिल्कुल एस ब्लॉक बोल दिया। क्या बोल दिया, बिल्कुल इसको बोल दिया। तो वर्ग 1 को किसमें डाल दिया, 1 और 2 को किसमें डाल दिया, एस में। एस के बाद में कौन सा डाल दिया उसने, पी में। पी में याद रखना कहां से, तो बिल्कुल 13 से लेकर के तो 18 तत्व तक, 13 से लेकर के 18 तक, 13 14 15 16 17 18। तो 18 तत्वों में बांट दिया। फिर बाद में एसपी के बाद में डी पे आ गया, कहां से, 3 से लेकर के 12 तक। 3 से लेकर के 12 में कौन था, एसपी डी। तो ये डी ब्लॉक में बांट दिया। और बाद में आप लोग देख रहे होंगे नीचे लाइन 2 है, लेंथेनम और एक्टेनम, इसको कहा बांट दिया किसमें, एसपी डी और एफ ब्लॉक में, अलग अलग तत्वों में बांट दिया। ठीक है, याद रखना ये 7वां आवर्त है। 100 जो है आप लोगों का 7वां आवर्त कौन सा है, ये वाला आवर्त है आप लोगों का 7वां आवर्त। ये देखो जरा, मैं पेन चला रहा हूं आप लोगों का कौन सा, ये वाला ब्लू कलर का चला रहा हूं। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तत्व याद रखना। अब अगला 118 के बाद में याद रखना 119 वाला आएगा, तो बिल्कुल यहां पर आएगा 119 वाला, यहां पर इस जगह पे आएगा, इस जगह पर। तो ये बहुत चतरा इंसान था, बिल्कुल सब लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया। क्या बांट दिया, अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया। चलिए अगली चीज और देखो जरा, अगली चीज और देखो सर, ये तो बता दिया आपने, अगली चीज और देखो। देखिए इसने जो है याद रखिएगा, आपके जो एक आवर्त से लेकर के, एक आवर्त जो है एक वर्ग से लेकर के, तो आपके जितने भी वर्ग कितने 12 वर्ग हैं, इनमें सारे में इसने क्या रख दिया, धातुओं को रख दिया, धातुओं को ध्यान रखना। तो 1 से 12 तक इसने पूरे धातु रख दिए, और बाकी अधातु और उपधातुओं को कहां रख दिए, तो 5 से लेकर के याद रखना आप लोग, 5 से लेकर के 18 में रख दिए। भाई इसमें धातु भी ले लो, इसमें चालक भी ले लो, इसमें अर्धचालक भी ले लो, इसमें जो है आप लोग गैस भी ले लो सारा। तो आप लोगों का जो 18वां वाला तत्व है, 18वां वाला परिवार है, उसमें याद रखना आप लोग, हेडन ने अगर कर को 0 रन पे आउट किया, इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें तो टोटल जो है आप लोगों की क्या आ जाएगी, पूरी गैसेस आ जाएगी। इसीलिए 18वें वाले समूह को शून्य समूह, 18 समूह, अक्रिय समूह, निष्क्रिय समूह या नोबल गैस का समूह कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नोबल गैस का समूह
कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों की जो पीरियोडिक टेबल रहती है वो इस प्रकार से आप लोगों की फ्रेम की गई, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब 118 तत्वों में सर ये भी बता दीजिए हमें, सर ये भी बता दीजिए कितनी धातु है, कितनी अधातु है, कितनी उपधातु है, आप लोगों की सारी चीजें बता दीजिए मुझे, गैस बता दीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए आ जाओ फटाफट आप लोग, गैस वेस वगैरह सारी चीजों को देख लो। चलिए समझिएगा, देखो जरा कितने तत्व है सर, 118 तत्व है, 118 तत्व है। अब 118 तत्व में आप लोगों को ध्यान रखना है, 118 तत्वों में आपको ध्यान रखना है सर इसमें धातु कितनी है, इसमें धातु कितनी है, 98 धातु है भैया, याद रखना 98 धातु है। कितनी है, 98 धातु है। और याद रखिएगा आप लोग 98, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के पास में आएंगे ना वो 120 धातु आएंगे, कितनी आएगी, 120 तत्व आएंगे, क्योंकि आप लोग की अधातु जो है अधातु वो कितनी आ जाएगी आपकी 22, क्या आ जाएगी 22, अधातु कितनी आ जाएगी 22। और देखो जरा इन दोनों को गिन लो आप लोग की, तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोहरी प्रवृत्ति के, कुछ तत्व ऐसे भी है जो दोहरी प्रवृत्ति के, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। चलिए इसमें भी याद रखना, और डिवीजन कर दो सर, इसमें और डिवीजन कर दो, तो याद रखना 92 धातु ऐसी है जो प्रकृति में पाई जाती है, क्या करती है, प्रकृति में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है, पाई जाती है। और याद रखना बाकी की जो भी है वो क्या हो जाएगी, प्रकृति में अभी पाई नहीं जाती है, इन्हें हम लोगों ने आर्टिफिशियल बना लिया, खुद से बना लिया, क्या कर लिया, खुद से बना लिया। अब 22 अधातु है, इन 22 अधातु को और बांट दीजिए सर, याद रखिएगा इनको और बांट देते हैं हम लोग, और बांट देते हैं, चलिए और बांट देते हैं, आपकी इच्छाओं पर बांट देते हैं, बिल्कुल और बांट देते हैं उनको आपकी इच्छाओं पर। चलिए कौन सा वाला पॉइंट, ये लेते हैं, ठीक है। 22 में याद रखना आप लोग, 22 में याद रखिएगा आप लोग 11 आप लोगों की गैस है, क्या है, 11 गैस है, 11 गैसे हैं इसमें। एक याद रखना आप लोग, एक क्या है इसमें द्रव धातु है, एक इसमें द्रव धातु है, और एक आप लोग याद रखिएगा इसमें 10 जो है इसमें ठोस धातु है, कैसी है, 10 ठोस धातु है। आप बोलोगे सर द्रव एकमात्र कौन सी है, तो एकमात्र आप लोगों का जिसका 35 परमाणु क्रमांक आता है ब्रोमीन आ जाता है, कौन आ जाता है, ब्रोमीन, Br मतलब ब्रोमीन, कौन आ जाता है, बिल्कुल ब्रोमीन आ जाता है। सर गैसेस हमारी 11 कौन सी है, क्योंकि ठोस धातु है तो धातु तो हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है भैया बांट देते हैं। चलिए तो यहां पर याद रखना 11 गैसेस आप लोगों की कौन सी है, तो आप लोगों को 18वां समूह याद कर लेना चाहिए। हेडन ने अगर कर को 0 रन पे आउट किया। एक्चुअल में यहां पर मैंने आउट क्यों बनाया, क्योंकि रेडॉन जो है एकमात्र ऐसी गैस पाई जाती है पूरे गैसों में, 11 गैसों में एकमात्र ऐसी गैस है जो कि आप लोगों की कहां नहीं पाई जाती, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसी कारण इसका यूज जो रहता है रेडॉन गैस का, इसी कारण इसका रेडॉन गैस का यूज हम लोग काय में करते हैं, कैंसर में करते हैं, कीमोथेरेपी में करते हैं, कीमोथेरेपी में, ठीक है। हेडन मतलब आप लोगों का क्या आ जाता है, हीलियम आ जाता है, नियोन आ जाता है, आर्गन आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है, जीनॉन आ जाता है और रेडॉन आ जाता है, क्या आ जाता है, रेडॉन, ठीक है। तो आप लोगों की 6 गैस तो ये हो गई, 6 गैस तो ये हो गई सर, कंप्लीट है। चलिए फिर आगे आते हैं हम लोग, क्या आ जाएगी, कार्बन गैस आ जाएगी, कार्बन। फिर कौन सी गैस आ जाएगी आप लोगों की, फ्लोरीन आ जाएगी, फ्लोरीन। क्लोरीन आ जाएगी, क्लोरीन। फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से आप लोगों की कितनी होती है, बिल्कुल टोटल जो गैस आ जाती है आप लोगों की, तो टोटल गैस आप लोगों की आ जाती है 11, टोटल गैस कितनी आ जाती है, 11, ठीक है। याद रखिएगा कार्बन जो है आप लोगों की जो है क्या बोलते हैं, कार्बन आ जाती है आपकी, जो है नाइट्रोजन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, फ्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है, और हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ठीक है। रेडॉन का आप लोग ध्यान रखना, रेडॉन हमारे इसमें नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है। चलिए एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जो है 80 नंबर का परमाणु क्रमांक दिख रहा होगा, 80 नंबर का परमाणु क्रमांक 79, ये रहा 80 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है आप लोगों का, पारा है, Hg है ना, Hg मतलब होता है पारा, पारा मतलब होता है मरकरी, क्या होता है, मरकरी। याद रखना एकमात्र ऐसा ठोस है जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग, एकमात्र ऐसा ठोस है जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर जाओगे, इसके अलावा याद रखना आप लोग कौन सी धातु ऐसी है जो कि अर्धचालक अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु ऐसी है जो कि अर्धचालक अवस्था में पाई जाती है,
तो याद रखना सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, ऑस्मियम, ये सारी जो है आप लोग 1 2 3 जो है आपकी 4 5 6 और एस्टेटिन 7, तो ये सारी जो है आप लोगों की जो है ये क्या पाई जाती है, अर्धचालक धातु होती है। ये अर्धचालक धातु है आप लोग, ये अर्धचालक धातु है। क्या है? अर्धचालक धातु। कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आप लोगों की क्या होती है? अर्धचालक धातुएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बिल्कुल अर्धचालक धातुएं पाई जाती है, ये वाली। ये सीढ़ी चलाते जाओ, ये बिल्कुल एस्टेटाइन पे चले जाओ, पोलोनियम पे चले जाओ, बिल्कुल बिस्मथ पे चले जाओ, गैलिनियम पे चले जाओ, आप लोगों का सिलिकॉन पे आ जाओ। तो ये सारी जो रहती है आप लोगों की क्या होती है? अर्धचालक धातु होती है। क्या होती है? अर्धचालक, अर्धचालक। अर्धचालक धातु होती है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो, अगर नहीं है डाउट तो कोई बात ही नहीं। हमारी जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आप लोगों का क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको लगता है तो बता दीजिए। कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो हमारी केमिस्ट्री जो है अब फिनिश, पूरी है ना, पूरी फिनिश आप लोगों की केमिस्ट्री। नो डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कोई अगर आप लोगों को डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं भाई, अमित इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को पहले बता दूं मैं कि जो आपकी ल्यूसेंट वाली जो पीछे वाला जो पेज है उसको पढ़ लेना प्लीज। जब आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं ना तो उसके बाद में जो पीछे रहते हैं ना, तो बस वही एक्चुअल में शाखा है, लिटरली बताओ तो। पर आप लोग पहला वाला पेज क्यों नहीं देख रहे हो? आप लोग ये बताइए, पहला वाला पेज क्यों नहीं देख रहे हो? एक बात बताइए, आप लोग पहला वाला पेज क्यों नहीं देख रहे हो? यहाँ आप लोगों का जो है ना, देखो जरा, यहाँ आप लोगों को जो दे रखा है ना उसको देखो जरा आप लोग। ये रहा, देखिए जरा इसको, इसको पढ़ाइए और इसको देखिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आप लोग पढ़िए प्लीज, इसको पढ़िए, इस वाली लाइन को पढ़िए, इस वाली लाइन को पढ़ लीजिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए, पढ़ लो। हाँ, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, सिलेबस में है ही नहीं कुछ भी। उनने ये दे रखा है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो ये दे रखा है। हाँ, लास्ट वाला पार्ट विविध वाला, हाँ बिल्कुल वही दिखा है बस। हाँ, तो मैंने सारा पढ़ा दिया, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है आप लोग देखते जाइए। मानव शरीर की संरचना क्या मैंने नहीं पढ़ाया? अब बताइए, पोषण आहार, पोषक तत्वों को पोषण नहीं पढ़ाया क्या? अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, उसके कारण, प्रभाव, निदान, सारी चीज पढ़ाई आपको। आपको जो है क्या मैंने संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, उनके बचाव की जो भी चीजें क्या नहीं पढ़ाई, सारी तो पढ़ाई मैंने आप लोगों को, सब तो पढ़ाया। उपग्रह पढ़ाया मैंने आपको, वैज्ञानिक प्रमुख संस्थान, उनकी उपलब्धियां पढ़ाई। बताइए जल्दी से, सारी चीज तो पढ़ाए। ठीक है, और आप एक बात बताइए, आप लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सुनिए जरा, मैं तो सारा आप लोगों को डिटेल पढ़ा रहा हूं, सारा डिटेल पढ़ा रहा हूं। एक बात बताइए कि 20 वाला पेपर देखिए, 20 21 22 23 और 24, आप लोग एक काम कीजिए, 2020 का पेपर देखिए जाकर के, 2020 का पेपर देखिए, 2021 का बताइए, 2022 का बताइए और 2023 का बताइए। 4 पेपर है आपके पास में, उनमें एक काम करना, मुझे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताना, अमित प्लस कोई भी जो भी बोल रहा है आप लोग, कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने, ये बता देना बस मुझे। अगर आप लोग बता दोगे मुझे काउंट करके कि हाँ सर इतने क्वेश्चन आए ये वाले, मुझसे सुबह, कल सुबह आप लोग डिस्कस कर लेना, कल सुबह मेरे से डिस्कस कर लेना। बोलो जल्दी से।
समझ रहे हो आप लोग? नहीं भैया 2 और 4 भी आप लोग एक काम करना, उसको कंफर्म करना कि 2 या 4 भी है कि नहीं क्वेश्चन। समझ रहे हो आप? कल एक काम करो ना, मैं एक बात बताओ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स बायो सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, है ना, साइंस वाला पोर्शन मैंने खत्म कर दिया, क्या मैं सुबह आऊंगा ना, तो सुबह मेरे से डिस्कस कर लेना, सुबह के टाइम पे डिस्कस कर लेना आप लोग कि हाँ सर ये वाले क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग केवल और केवल मेरे से जो है डिस्कस कर लेना। बायोलॉजी वाला एक भी क्वेश्चन मत लेके आना, बायोलॉजी में तंत्र वाला मत लेके आना, पोषण वाला मत लेके आना, रोग वाला मत लेके आना, ठीक है। केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं आपसे, ये वाले पोर्शन की, इनकी बात मत करना आप लोग सर मानव शरीर की संरचना, क्योंकि मैंने तंत्र पढ़ा है, बिल्कुल बायो का क्वेश्चन आएगा यहां से, बिल्कुल ये भी बायो का पार्ट है, बिल्कुल ये भी बायो का पार्ट है। तो बायो वाले क्वेश्चन मेरे सामने लेकर के मत आना, आप लोग नहीं तो पता चल रहा है कि ये वाले क्वेश्चन आप लोग लेके आ जाओ, तो ये वाले क्वेश्चन मत लेके आना, आप लोग लेके आना फिजिक्स केमिस्ट्री के, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो मैं आप लोगों को जो है जबरदस्ती पढ़ा नहीं चाहता, देखिए मुझे केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, या चाहे आप लोगों का जो है आप लोगों के क्या बोलते हैं मेंस वाला बोलने वाला था, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद लिटरली पढ़ाता हूँ इन सारी चीजों को, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ इसलिए। लेकिन आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाकर के एक बार 20, 21, 22, 23 के पेपर देख लो, है ना, 4 देख लो, मैं तो अभी 1 महीने और आऊंगा, अभी तो सुबह के टाइम पे पढ़ाएंगे ना हम लोग 2-2 घंटे, तो वहां देख लीजिए आप लोग जाकर के, फिर आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सिंपल। समझे कि नहीं, बोलो। क्लियर है? अगर क्लियर हो तो बोल दो फटाफट। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों को सभी का। वापस मिलते हैं हम लोग कल सुबह शाम को। अब क्लास हमारी जो है, आप नितिन सर जो है नीचे वाले जो पार्ट है उसमें जो है आप लोग नितिन सर से डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच।